हाँ जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेप्रीसिएशन होता क्या है। देखिए, आप सपोज एक गाड़ी लेकर आते हैं आज जाकर, ठीक है। ये गाड़ी है जैगवार, ठीक है। ये जैगवार आपने ली 10 लाख रुपए की। कितने की ली? 10 लाख रुपए की आज ली। इसकी जो लाइफ है वो है 10 साल। लाइफ इज 10 ईयर्स। अब मुझे एक बात बताइए, आपने ये गाड़ी जो ली है वो ली है 2020-21 में। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब आपने गाड़ी ली 1 अप्रैल 2020 में, 20 को ले ली, ठीक है। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? 2020-21। अब मुझे बताइए इस साल मेरा खर्चा कितना हुआ? मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो इस साल मेरा खर्चा कितना हुआ मुझे ये तो बता दो आप। फटाफट आंसर दीजिए। 10,000। 10,000। एक का आंसर है 10,000। बहुत बढ़िया, ठीक है। और आराध्य, फटाफट बताइए। सर देखिए मेरे पास 3 आंसर्स आए, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। तो आराध्य ने शायद तुक्का मारा, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 1 लाख। तुक्का नहीं ये मारा दस सर। लाख रुपए 10 ईयर है तो डिवाइड कर। ओके, 10 लाख रुपए हमने जो खर्च करे हैं वो 10 साल के लिए करे हैं, ठीक है। तो ये 10 लाख की हमारे पास एसेट बन चुकी है जो हमें कब तक फायदा देने वाली है? आने वाले 10 साल तक। इस साल के एक्सपेंस में क्या जोड़ा जाएगा? जितने फायदे हमने इस गाड़ी से उठा लिए हैं। तो अगर कोई खर्चा आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो 10 साल के लिए, तो 1 साल का खर्चा कितना माना गया? 1 लाख रुपए। चाहे आपकी जेब से 10 लाख निकले, लेकिन हमने जेब से निकला हुआ पैसा नहीं देखना। हमने ये देखना है कि हमारे एक्सपेंसेस एक्रू कितने हुए हैं, हमारे एक्सपेंसेस के हमने कितने के बेनिफिट्स अवेल कर लिए हैं। अभी 9 साल गाड़ी नहीं चलाओगे क्या? चलाओगे ना, तो 10 लाख खर्चा थोड़ा ना हुआ, 1 लाख रुपए खर्चा आप काम करोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, 10 लाख रुपए की गाड़ी थी जिसमें से आपने 1 लाख रुपए के बेनिफिट्स ले लिए। अब आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? 9 लाख। 9 लाख के फायदे लेने बाकी हैं, ये आपकी एसेट की वैल्यू बच गई। अगले साल क्या होगा? आप 1 लाख के बेनिफिट और ले लोगे, है ना। तो अब आपको बेनिफिट्स कितने के मिलने वाले हैं? 8 लाख के। तो आपके एसेट की वैल्यू 8 लाख रहेगी। फिर 1 लाख रुपए आप अगले साल फिर अवेल कर लोगे, फिर आपकी वैल्यू 7 लाख रहेगी। तो आपकी एसेट की वैल्यू टाइम टू टाइम डेप्रीशिएट हो रही है, गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि आप उसके बेनिफिट अवेल करते जा रहे हो। यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। यही कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का वर्ड का मतलब है फॉल इन वैल्यू। आम आदमी के लिए डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब है फॉल इन वैल्यू, लेकिन अकाउंटेंट के लिए इसका एक डीप मीनिंग है। दिस इज नॉट जस्ट अ फॉल इन वैल्यू, द वैल्यू इज फॉलिंग बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द एसेट, ठीक है। वैल्यू क्यों फॉल करी? क्योंकि उतने बेनिफिट्स हम कंज्यूम कर चुके हैं, अवेल कर चुके हैं, बच गए जो बेनिफिट वो हमारी एसेट्स में आ गया। तो याद रहे, डेप्रीसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। और जनरली ऐसी एसेट्स जो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन टर्म का मतलब क्या है? एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना। गिरावट क्यों आ रही है ये मैंने यहां एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि हम उसे यूज करते जा रहे हैं। लेकिन मीनिंग आपको डिफाइन करना है, तो टीचर को तो आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप यही क्या बताओगे जी? वैल्यू गिर रही है। अब जब वो पूछेंगे वैल्यू क्यों गिर रही है, तो आप बताओगे कि भाई वैल्यू इसलिए गिरी क्योंकि हम उसके बेनिफिट्स अवेल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एसेट्स का मतलब क्या है? लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। जितने बेनिफिट्स आप ले लोगे उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो उतना ही वो हमारे लिए खर्चा बन जाता है, क्योंकि हमने उसको अवेल कर लिया, उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर लिया, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। और सबसे अच्छी बात, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कोई पूछेगा ना कि नॉन कैश एक्सपेंस का एग्जांपल दो, कि जब खर्चा हो रहा है लेकिन पैसा नहीं जा रहा, खर्चा हो रहा है लेकिन उसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता, वो है डेप्रीसिएशन। कि आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आपके पास से पैसा थोड़ा ना जा रहा है, खर्चा हो रहा है, एसेट को आप यूज कर रहे हो, लेकिन पैसा आप एक बार दे चुके हो ऑलरेडी, जब आपने वो एसेट खरीदी थी। जब उसकी वैल्यू गिरे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा आपको, ठीक है।
तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, खर्चों में भी आएगा लेकिन कैश कहीं नहीं जाएगा। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। जर्नल एंट्री के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। डेप्रीसिएशन जब लगाया जाता है, एसेट की वैल्यू कम होती है ना, तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया? हमारा खर्चा जिसका नाम है डेप्रीसिएशन, और दूसरा वो एसेट जिसकी वैल्यू कम हो रही है जिसको हमने नाम दिया कार। ठीक है, तो दो जगह इफेक्ट आया, इफेक्ट, नेचर, रूल। अब इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। ये पांचों कैटेगरीज में से दूसरी कैटेगरी में आता है डेप्रीसिएशन, हमारे लिए खर्चा है। और कार पांचों कैटेगरी में से पहली कैटेगरी में आती है, ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट की डेफिनेशन क्या थी? एसेट का मीनिंग क्या? एनीथिंग विच गिव्स अस बेनिफिट्स, जिसकी मनी वैल्यू हो, जो हमें, ठीक है, जिसको हम मनी की वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकें, और वो उसकी कोई मनी वैल्यू पोजेस करती हो, हम उसे बेचें तो कुछ पैसा मिलता हो उसका, या उसके फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें मिलते हो। अब देखिए, डेप्रीसिएशन खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है और एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है। अब रूल लगा दो, एक्सपेंस डेबिट हो गया और कार की वैल्यू गिरी, ये हो गया क्रेडिट। रूल लग गया, डेबिट के लिए डीआर लिखा, क्रेडिट के लिए सीआर लिख दिया। ठीक है, अब जर्नल एंट्री क्या होती है? ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे? अब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ये मैं निखिल के लिए करा रहा हूँ, वो हमारी क्लासेस उसने पहले नहीं ली। देखिए निखिल, यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, आप भी अपने पास बना लेंगे। ये हमारे कॉलम्स बन गए। ठीक है, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है, थोड़ा अनटाइडी सा है लेकिन आपने बिल्कुल अच्छे से बनाना है जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, पहला कॉलम इसके अंदर होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है एलएफ, जो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों इक्वल रहेंगे। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहले जो आइटम डेबिट होने वाली हो रही होती है उसको हम डेबिट करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हर आइटम का अपना अलग अकाउंट बनता है, तो डेप्रीसिएशन एक आइटम है तो उसका अलग अकाउंट बनेगा। यहाँ जो आइटम डेबिट हो रही है इसके हम आगे लिखते हैं डीआर, डेबिट के आगे डीआर, क्रेडिट के आगे सीआर। डेबिट हो रही है, कितनी डेबिट हो रही है? जितना उस पर डेप्शन लगा, जैसे 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन लगा तो डेप्शन 1 लाख। और जो आइटम क्रेडिट हो रही है उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं 2। थोड़ा सा राइट करके लिखा मैंने, यहाँ दिख रहे हो ना आप, थोड़ा सा राइट करके लिखा ताकि डायरेक्टली हम देख पाए कि हाँ भाई डेबिट वाली आइटम्स कौन सी, क्रेडिट वाली आइटम्स कौन सी है। यहाँ आ जाएगा टू कार अकाउंट, ये आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक नरेशन लिखनी है, जैसे किसी स्टोरी को नरेट करके बताया जाता है ना, स्टोरी में क्या है, ऐसे ही इस एंट्री में क्या हुआ है वो हम बताएंगे यहाँ पर। और लिखेंगे बीइंग, सबसे पहला वर्ड होता है यहाँ पे बीइंग, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। हमने डेप्रीसिएशन लगाया, किस पर लगाया? ऑन कार। ये हमारी डेप्शन की एंट्री पूरी होगी, यहाँ डेट आ जाती है। ठीक है, जिस भी डेट पे हम डेप्शन लगा रहे हैं वैसे साल के एंड पे लगाया जाता है, क्योंकि हम एसेट को पूरे साल यूज कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फटाफट नोट कर लो। तो साथ साथ आज मैं आपको फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊंगा फिक्स्ड एसेट्स होती क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट जो बिजनेस में हमारे हैं और जो बिजनेस की अर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ा रही है। ठीक है, हमारे बिजनेस में ऐसी कोई भी एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, हम उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि लैंड, जमीन, बिल्डिंग, ये सारी लॉन्ग टर्म एसेट है। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे टाइम तक हमारे बिजनेस के अंदर है, एंड हमने इनको बेचने के लिए नहीं लिया। ये बिजनेस के अंदर बिकने के लिए नहीं आई, रीसेल के पर्पज के लिए नहीं आई, ये बिजनेस में ही रहेंगी। प्लांट, प्लांट मतलब जो हम कोई सेटअप कर रहे हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, मशीनरी, कंप्यूटर्स आप देखो वो भी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, प्रिंटर्स आप देखो वो भी लॉन्ग टर्म है। मोटर व्हीकल्स, गाड़ी हो गई, बाइक्स हो गई, ये भी लॉन्ग टर्म है। बिजनेस के होने चाहिए, पर्सनल नहीं, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, पर्सनल नहीं लेना यहाँ। एसीज हो गए। ठीक है, और आप एग्जांपल दीजिए क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। कुछ ऐसी एसेट होती है जो दिखती नहीं है, उनको हम बोलते हैं गुडविल, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, लॉन्ग टर्म होती है।
हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं जो दिखते नहीं है, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, हमारी चीजों कोई कॉपी ना कर पाए, ये भी फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, और ट्रेडमार्क्स, हमारे बिजनेस के जो नाम होते हैं, ट्रेड, जैसे मेरी बिजनेस का नाम है शिक्षा एट स्कॉलर्स, तो उसका जो नाम का मैंने राइट लिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और बताइए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हमारे पास कुछ वर्कर्स टूल्स पड़े हैं, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है। हाँ जी। वर्कर्स वहाँ पर। वर्कर्स, क्या कह रहे हो आप, वर्कर्स? यस सर। बेटा वर्कर्स आप पोजेस करते हो, आपके होते हैं वो वर्कर्स, गलत बात बोल रहे हो आप। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। या ट्रेडमार्क पेटेंट राइट में नहीं आएगा? ट्रेडमार्क पेटेंट राइट्स अलग अलग होते हैं। टेक्नोलॉजीज के लिए, डिजाइन के लिए पेटेंट यूज होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है बिजनेस का नाम, बिजनेस के साइन। जैसे रीबॉक का साइन है वो रीबॉक ही यूज कर सकता है, एडिडास का साइन एडिडास ही यूज कर सकता है, तो उनके पास उसके राइट्स हैं और कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये फिक्स्ड एसेट्स के। हमारे बिजनेस में वो एसेट जो रीसेल के लिए नहीं आई और जो लॉन्ग टर्म रहने वाली है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। ठीक है, और उन्हीं पे डेप्शन लगता है। हालांकि ये जो एसेट्स यहां से लेकर और ये वाली जो एसेट्स हैं ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं इन्हें हम। क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। रीजन क्या है, ये दिखती नहीं है, ये फिजिकली नहीं दिखेंगी, लेकिन ये एसेट्स होती हैं हमारी। ये वो राइट्स हैं जो हमें फिजिकली नहीं दिखते, आंखों से नहीं दिखते, बट पेपर्स में हमारे पास हैं। ठीक है जी, तो अब हम डेप्रीसिएशन के बाद अपनी नेक्स्ट टर्म पर जाते हैं। हाँ जी, देखिए अब आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, इन सब पर डेप्रीसिएशन लगाना है। कार पे 10%, फर्नीचर पे 5%, मशीन पे 15% और लैंड पे 0, क्योंकि लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, लैंड हमेशा एप्रिशिएट ही होता है। ठीक है, बिल्डिंग हो सकती है डेप्रिशिएट, बिल्डिंग होती है इमारत जो बनाई है 4 दीवारें, लैंड जो जमीन है वो डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है, अब देखिए अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, बिना फॉर्मेट के कर रहा हूं। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, कार पे कितना डेप्शन है, 10 लाख का 10%, 1 लाख। याद है पूरे साल का लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन कार। सेकंड, सेकंड हम किस पे डेप्शन लगा रहे हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एंट्री सेम ही रहेंगी, सिर्फ नाम एसेट का बदलता रहेगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 2 लाख का 5%, दैट इज 10,000। यहां आ जाएगा बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। थर्ड, अब हमने मशीन पे डेप्शन लगाना है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 15%। ठीक है, तो 15% लग जाएगा 75,000। ठीक है जी, तो यहां आ जाएगा बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन, लैंड पे कोई डेप्शन नहीं है। अब एक और बात मुझे आपको समझानी, कार की वैल्यू कितनी रह गई, 10 लाख की थी, उसमें से 1 लाख रुपए कम हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई अब, 9 लाख। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई, फर्नीचर 2 लाख का था, डेप्रीसिएशन कितना लग गया, 10,000, वैल्यू कितनी रहेगी, 1,90,000। उसके बाद मशीन, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, 75,000 उस पर डेप्शन लग गया, 4,25,000। लैंड की वैल्यू कितनी थी, 20 लाख, डेप्शन कितना लगा, 0, वैल्यू कितनी रही, 20 लाख की। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू अब कितनी, पहले थी इतनी, अब कितनी आ जाएगी, इसका टोटल आ जाएगा जो भी है। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब एक कुछ नई ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, हम वो करते हैं, एंड दैट इज गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है, चैरिटी का मतलब क्या, आपने डोनेट कर दिया। गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिए, अपने घर ले गए। या फिर गुड्स यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, सैम्पलिंग और एडवर्टाइजमेंट।
ठीक है, आज ये वाली टर्म के ऊपर हम देखेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज, गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं, ऐसी आइटम्स जिनको हम खरीद रहे हैं ताकि हम उसे आगे बेच सकें और पैसा कमा सकें। ठीक है, तो जब भी आप गुड्स खरीदते हैं, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, उसकी एंट्री आपको पहले पता होनी चाहिए कि मैं मार्केट गया, मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाया बेचने के लिए, तो उसकी एंट्रीज क्या होती हैं? लाइक मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया। कितने का माल खरीदा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें इसको रिकॉर्ड का करना है जर्नल में। जर्नल में इसे रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री पास होगी। अब देखिए स्टेप कौन कितने होते हैं, स्टेप नंबर 1, 2 और स्टेप नंबर 3। ये स्टेप्स निखिल आपने अभी लिखने हैं, लेकिन बाद में आपको जब याद हो जाएगा सब कुछ तो आपको, ठीक है, याद रखने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही समझ जाओगे, जर्नल एंट्रीज कर दोगे। देखिए, जब भी आप गुड्स खरीदते हैं, माल खरीदना बिजनेस का एक खर्चा है, तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? आपने माल खरीदा तो उसको हम बोलते हैं परचेज, खरीदने को बोलते हैं परचेज, बेचने को बोलते हैं हम सेल। याद रहे, खरीदने को हम परचेज बोलते हैं, क्या खरीदने को? गुड्स खरीदने को। बेचने को हम सेल्स बोलते हैं, क्या बेचने को? गुड्स बेचने। तो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज और सेल। कोई और चीज अगर हम बेचते खरीदते तो परचेज सेल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ गुड्स के लिए करेंगे। तो देखिए, परचेज करा मतलब खरीदा हमने, हमारी खरीदारी बढ़ी, और इसका दूसरा प्रभाव कहां आया? कैश पर। अगर आपने नकद माल खरीदा तो कैश पे, और नकद माल नहीं खरीदा है तो आपने वो पैसा देना है, अभी उधार पे खरीदा है, तो क्रेडिटर पे इफेक्ट आ जाएगा। क्रेडिटर कौन होते हैं? सप्लायर, जो आपको माल बंदा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी मैं कैश की बात कर रहा हूं, मैं क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने माल जो खरीदा है वो नकद खरीदा है। ठीक है, अब देखिए मैंने कितने का माल खरीदा? 2 लाख का। तो अब हमने इफेक्ट तो जान लिए कि भाई परचेज, खरीदारी बढ़ी और कैश गया, खरीदारी बढ़ी और कैश कम हो गया। तो परचेज का नेचर क्या है? नेचर क्या होता है परचेज का? ये मेरे लिए खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंस है, क्योंकि मैं ये बिजनेस की रेवेन्यू, बिजनेस की कमाई को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं। ठीक है, और कैश मेरे लिए क्या है? मनी। मनी एसेट होती है। खर्चा बढ़ रहा है और कैश एसेट कम हो रही है। खर्चा बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। रूल लग गया? तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? जर्नल एंट्री जब आप लिखेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में आप डालेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? डेबिट वाली आइटम ऊपर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और डेबिट कॉलम के अंदर अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, और कैश क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पे भी अमाउंट क्या आ जाएगा? 2 लाख। फॉर्मेट सोचो, ये फॉर्मेट में मैं एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, अभी लाइन से नहीं खींची हुई। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। खर्चा बढ़ा तो परचेज डेबिट। ठीक है, गुड्स आए, परचेज डेबिट, माल बढ़ गया, परचेज डेबिट। ओके, अब हाँ। अब खरीदा हुआ माल जब आप चैरिटी कर दोगे, दान कर दोगे, या घर ले जाओगे, पर्सनल यूज करोगे, या फिर आप उसको सैंपल में यूज कर दोगे, तो खरीदा हुआ माल बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो तीनों केस जाएगा। कम हो जाएगा। शाबाश। ठीक है, वो माल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो मैं आपको समझाने वाला हूं। चैरिटी, सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी गुड्स गिवन एज चैरिटी की। ठीक है, जब माल कम होगा, बड़ा था तो परचेज अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। जब कम होगा तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब समझ आ गया कि परचेज बढ़ेगा तो डेबिट, कम हो गया ना, गुड्स आपके कम हो गए, जब गुड्स आए थे तो डेबिट हो गए थे, जब गुड्स कम हो गए तो क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। क्लियर है? इफेक्ट कहां कहां आया? जरा चैरिटी का इफेक्ट दे। चैरिटी मतलब डोनेशन कर दिया, मान के चलते हमने चैरिटी जो कर दी, 10,000 के गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो इसका पहला प्रभाव आया चैरिटी पे, और दूसरा आपका माल कम हुआ परचेज पे। चैरिटी आपके लिए खर्चा है, डोनेशन खर्चा ही हुआ बिजनेस के लिए, ये खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। लेकिन जो आपका परचेज नाम का खर्चा था, जो आपके गुड्स थे, खरीदे थे, वो तो कम हो गए ना, तो वो वाला खर्चा कम हो गया। तो जब खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। ये तो जर्नल एंट्री बन गई। परचेज को तो हमने क्रेडिट कर दिया, अब डेबिट किसको करना है? डेबिट कौन से अकाउंट को करना है? चैरिटी चैरिटी अकाउंट का। डेबिट। क्लियर है? अमाउंट क्या आएगा? 10,000 यहां और 10,000 यहां पर। क्लियर है ये बात? समझ आई मेरी बात?
आ गया। Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सैंपल कर रहे हैं। गुड्स गिवन एज सैंपल। होता है ना, गलियों में आंटियां घूम रही होती हैं, सैंपल देके चली जाती है, कभी साबुन का, कभी सर्फ का पैकेट, होता है कई जगह। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जब आप सैंपलिंग कर रहे हो तो सैंपलिंग को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट करी, ठीक है, और उससे भी दूसरा प्रभाव उसका कहां है, आपका माल कम हो गया। एडवर्टाइजमेंट करना आपके लिए खर्चा है और ये खर्चा आपका बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव परचेज वाले खर्चे पे क्या है, वो कम हो रहा है, क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं। परचेज मतलब गुड्स बढ़ना। ठीक है, वो गुड्स आप कम करोगे तो परचेज वाला खर्चा कम हो जाएगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, अब चैरिटी की जगह एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा और परचेज तो क्रेडिट ही होगा। माल तो जा ही रहा है ना, माल तो कम हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट। माल कम हो रहा है मतलब माल बिक नहीं रहा, याद है, माल बिकता है तो भी कम होता है, लेकिन ये बिकने के अलावा जो आप गुड्स को यूज कर रहे हो वो चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे परचेज क्रेडिट हो गया और डेबिट कौन क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, या फिर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट भी खोल सकते हो, लेकिन मैं इसको एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डाल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है इतना। चले आगे। ये दोनों एंट्रीज में सिर्फ एक वर्ड का फर्क था, यहाँ चैरिटी और यहाँ एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ माल कहाँ गया, दान में, यहाँ माल कहाँ गया, एडवर्टाइजमेंट में। चले आगे। Yes, अब sir. लास्ट रह गया गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। इसी के साथ आज की हमारी क्लास भी समाप्त हो जाएगी। पर्सनल पर्पस, इसमें भी गुड्स कम हो रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना, ये तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ डेबिट क्या होगा, जब भी आप बिजनेस से कोई भी अमाउंट, कोई भी गुड्स निकालते हो, कोई भी पैसा निकालते हो, तो उसका प्रभाव कहाँ आता है, आपकी कैपिटल कम हो जाती है। पैसा लगाओगे कैपिटल बढ़ेगी, निकालोगे कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल कम होने का इफेक्ट क्या होता है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो आप कैपिटल की जगह लेकिन एक वर्ड लिखोगे ड्रॉइंग्स। आप कैपिटल लिख सकते हो, आपके पास पूरा राइट है, लेकिन आप ड्रॉइंग्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ड्रॉइंग्स का मतलब हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए रिसोर्सेज को बिजनेस से बाहर निकालना, पर्सनल यूज के लिए, निजी यूज के लिए। ठीक है, तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इन तीनों में सिर्फ वर्ड का फर्क था। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी।